हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एल्फ बायोलॉजर में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे फाइलम स्लिंटेट्रा या नेटेरिया। तो हमें इसमें 3 एनिमल को पढ़ना है, ओबेलिया को, हाइड्रा को और ऑरेलिया को। तो हम हाइड्रा को तो पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे ओबेलिया। तो ओबेलिया में हम सबसे पहले से क्लास को पढ़ लेते हैं। तो ये किस फाइलम में आता है? स्लिंटेट्रा में। इसकी क्लास कौन सी है? हाइड्रो जो और ये किस ऑर्डर का है? हाइड्रॉइडा में। और इसकी फैमिली है इकोपीडा और जीनस है इसका ओबेलिया और इसकी स्पीसीज के है गैनिकुलेटा का। इसकी हैबिट और हैबिटेट्स को हम देख लेते हैं। यह लवणीय जल में रहता है, मीन्स यह समुद्री जल में पाया जाता है। यह कॉनिकल के रूप में ये समूह में रहता है और किसी सब्सटेंस पर चिपका रहता है। यह अटलांटिका सागर में 80 मीटर की गहराई तक रह जाता है। इसे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रा भी कहा जाता है। तो ये पूछा हुआ है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रा हाइड्रोजोआ किसे कहा जाता है? तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रोजोआ ओबेलिया को कहा जाता है। इसकी कॉलोनी विटिस्ट या लाइट ब्राउन होती है और इसका बाहरी आवरण पेड़ की तरह दिखाई देता है जो 2 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपके पास हाइड्रोराइजा और सेकंड है आपके पास हाइड्रोग्लेजस। तो जो हाइड्रोराइजा ओबेलिया का ऊपरी पार्ट है जो चट्टान से चिपका रहता है। जो हाइड्रोग्लेजस है वो कॉलोनी में फ्री पार्ट बनकर रहता है। इसकी संरचना को देख लेते हैं। ओबेलिया एक छोटे परिणाम कर समुद्रवासी निवीय हाइड्रोजोआ है। इसे सामान्यतः समुद्री फर या सीफर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया है कि सीफर किसे कहते हैं? तो सीफर किसे कहते हैं? ओबेलिया को कहा जाता है। ओबेलिया लैंगिक अलैंगिक दोनों रूप में मिलता है। अलैंगिक रूप में एक शाखित हाइड्रॉइड कॉलोनी होती है तथा लैंगिक रूप में एक बहुत छोटी घंटी या छाते के समान मुक्त प्लावी अवस्था होती है जिसे मेड्यूसा कहते हैं। जो आपके पास हाइड्रो कॉलोनी है, हाइड्रॉइड कॉलोनी है, ये ओबेलिया की अलैंगिक अवस्था। इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार है। तो ये पूछ लेते हैं कि भाई इसकी अलैंगिक अवस्था कौन सी होती है? तो हाइड्रॉइड कॉलोनी इसकी अलैंगिक अवस्था होती है। तो इसकी कुछ एक्सटर्नल फीचर देख लेते हैं। ओबेलिया वो एक्सटर्नल फीचर इसलिए देखें क्योंकि इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ओबेलिया का न्यूयी यानी कॉलोनी कोमल, अर्धपारदर्शी तथा हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी आकृति समूर यानी सिफर के समान होती है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि ओबेलिया में ऊर्ध्वाधर व शाखित स्तंभ होते हैं जिसे हम हाइड्रोकेलस कहते हैं। जो ये जड़ के समान हाइड्रोराइजा से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर निकले होते हैं। ये दोनों धागों के समान संरचना होती है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसका। प्रत्येक हाइड्रोस्तंभ से कांतित क्रम में अनेक शाखाएं निकलती हैं और प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक जीविक यानी जॉइड्स, जीविक को बोलते हैं इंग्लिश में जॉइड्स, ZOOIDS जॉइड्स होते हैं जिसे पॉलिप या हाइड्रंथ भी कहते हैं। प्रौढ़ पॉलिप्स के कक्ष में बेलनाकार जननजीविक होते हैं जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजाया कहते हैं। तो ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजिया किसे कहते हैं? जो हमारे प्रौढ़ पॉलिप्स हो जाते हैं। अतः कॉलोनी में 2 प्रकार के जॉइड्स होने के कारण ओबेलिया द्विरूपी होता है। ये पूछा जाता है कि द्विरूपता किस में पाई जाती है? तो द्विरूपता हमारी ओबेलिया के अंदर पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विरूपता किस में पाई जाती है? तो द्विरूपता आपके पास ओबेलिया में पाई जाती है। जब ब्लास्टोस्टाइल्स में प्लेटाकार संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें मेडुसी कहते हैं तो कॉलोनी त्रिरूपी हो जाती है। तो ट्राइमॉर्फिक भी आया हुआ है कि ट्राइमॉर्फिक किस में है? तो ये ओबेलिया में है। ये आपके पास जो सिनोसार्क है ना, ये भी आया हुआ है। सिनोसार्क किस में पाया जाता है? ओबेलिया के अंदर पाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सिनोसार्क कॉलोनी की शाखाओं और जीविकों की संरचना में भीतर की ओर एक नली के आकार की संरचना है। यह जंतु की कोशिकीय भित्ति है जिसके अंदर
एक नाल पाई जाती है, जैसे जिसे हम जठरवाही गुहिका यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। यह है नाल जीवकों की जठरवाही गुहिका से जुड़ी रहती है। पेरिसार्क की बात कर लेते हैं। जो पेरिसार्क है वो पेरिसार्क है आपके पास, वो सिनोसार की बाहरी पीले या भूरे रंग का दृढ़ पारदर्शी व निर्जीव आवरण होता है। इसका सतरावण एपिडर्मिस द्वारा बाहर की ओर होता है। यह स्तर कॉलोनी के सुरक्षित रखता है और आलम प्रदान करने वाले बही कंकाल की भांति कार्य करता है। पेरिसार्क कॉलोनी को दृढ़ बनाता है। वो किस किस से दृढ़ बनाता है, तो इसके हम देख लेते हैं। दृढ़ ये बना देता है। जॉइंट्स का वर्क देख लेते हैं ठीक है, अलग अलग, क्योंकि घुमा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे एलटी के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। तो इसमें जॉइंट्स है तो आपको पता होना चाहिए जॉइंट्स। वैसे तो हमें टीजीटी में डायरेक्टली पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पेरिसार्क है, सिनोसार्क है, जॉइंट्स है, पॉलिप्स है, हाइड्रेंथ यानी पॉलीहाइड्रेंथ। ये तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं टीजीटी में कि ये किस में पाए जाते हैं। परंतु जो आपके पास एलटी है, एलटी में इसमें अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसके जॉइंट्स देख लेते हैं। ओबेलिया कॉलोनी में द्विरूपी होने पर उसमें दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। ये दोनों जॉइंट्स आकार की या काय के रूप में भिन्न होते हैं, ठीक है, जिसके पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप कॉलोनी का जठर जीविक यानी गैस्ट्रोजॉइट भी कहते हैं, और इसकी संरचना हाइड्रा के समान और ये सममितीय व पीले रंग की होती है, और इसका सकरा आधारीय भाग हाइड्रोस्तंभ के सिनोसार्क से जुड़ा रहता है एवं इसका दूरस्थ भाग एक शंकु रूपी भार हस्तक अधोरंध्र बनाता है, और इसकी माप कुल हाइड्रेंथ की 1/3 होती है। ये आया हुआ है कि हाइड्रेंथ की माप कितनी होती है, तो हाइड्रेंथ की माप 1/3 होती है, जिसे हम मुख कहते हैं। अधोरंध्र की आधार से लगभग 30 ठोस स्पर्शक निकलते हैं, और हाइड्रेंथ के चारों ओर आवृत करने वाला पेरिसार्क फैलकर एक ढीला पैलाकार पारदर्शी आरक्षीय आवरण बनता है, जिसे हम चक्षक प्रवार कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम। ये एक विशेष प्रकार के जनन जीविक होते हैं। ये हाइड्रोस्तंभ के पूर्ण विकसित होने पर ये विकसित होते हैं। हाइड्रेंथ की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है। ये प्रौढ़ हाइड्रेंथों के कक्ष में पाया जाता है, और इसके मुख व स्पर्शक अनुपस्थित होते हैं, और इसकी जठरवाही गुहिका अत्यंत आश्रित हो जाती है। और पेरिसार्क एक ढीला पारदर्शी पुष्प पात्र के समान संपुटक बनाता है, जिसे जनक परिवार कहते हैं। और ब्लास्टोस्टाइल पार्श्व मुकुलन द्वारा लैंगिक रचनाएं उत्पन्न करता है, जिन्हें मेडुसा या जनकधर कहते हैं। पूर्व निर्मित मेडुसा ब्लास्टोस्टाइल से पृथक होकर एक छिद्र द्वारा जल में स्वतंत्र हो जाता है, और इस छिद्र को हम गोनोफोर कहते हैं, तथा इसका निर्माण जनक परिवार के शीर्ष के फटने से होता है। ब्लास्टोस्टाइल तथा मेडुसा सहित जनक परिवार को जनकधारी कहते हैं। और ओबेलिया की हाइड्राब निर्वाह में मेडुसा मुकुलों के विकसित होने पर नींव त्रिरूपी यानी ट्राइमॉर्फिक हो जाती है, अर्थात ओबेलिया में 3 प्रकार के जीविक हाइड्रेंथ पाए जाते हैं। 3 प्रकार के जीविक कौन कौन से, उनके नाम हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल व मेडुसा पाए जाते हैं। मेडुसा को देख लेते हैं हम। मेडुसा में यह एक प्रकार का रूपांतरित जीवक है। इसका निर्माण ब्लास्टोस्टाइल से अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है। यह एक छोटे छाते या घंटी के समान होता है। इसकी बाह्य उत्तल सतह बाह्य छत्र और अंदर की ओर अवतल सतह अवछत्र कहलाती है। जो अवछत्र है वो सतह पर जठरवाही तंत्र की 4 अरीय नालें और किनारे एक वृंदे नाल होती हैं, और एक पूर्ण परिपक्व मेडुसा की प्रत्येक अरीय नाल के मध्य में एक जनन ग्रंथि पाई जाती है। ओबेलिया के जीवन चक्र को देख लेते हैं।
सोच रहे हैं कि मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। पर अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने के बाद अगर आप इसके क्वेश्चन किसी भी बुक से देखते हैं तो आप एकदम उसके आंसर निकाल पाएंगे। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओबेले के हम लाइफ साइकिल का देख रहे थे। ओबेले की लाइफ साइकिल में अलैंगिक हाइड्रा निर्वाह और लैंगिक मेडुसा दोनों पीढ़ियाँ पाई जाती है। जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इन दोनों पीढ़ियों का नियमित एकांतरण होता है। उसके लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट है इसमें गोनेट्स, जिसके गोनेट्स हैं वो ओबेले के जन्म 4 अरिय नालों पर उपस्थित होते हैं। तो ओबेलिया में भी 4 अरिय नालों पर उपस्थित होते हैं इसके गोनेट्स। वयस्क होने के पश्चात ये नर निवय में शुक्राणु व मादा निवय में अंडाणु का निर्माण करते हैं। नर व मादा युग्मक विकसित होने के पश्चात जनांदों की एक्टोडर्मल दीवार को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और ये जल में स्वतंत्र गमन करते रहते हैं। अगर गोनेट्स की संख्या पूछ ली जाए तो गोनेट की संख्या कितनी थी? 4। फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं इसमें। ओबेलिया में निषेचन विपरीत तथा आंतरिक या बाह्य प्रकार का होता है और शुक्राणु जल की धाराओं द्वारा मेडुसा तक लाए जाते हैं जहां से अंडाणुओं को निषेचित करता है, जिससे युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है और पितृ मेडुसा युग्मकों के मुक्त करने में तुरंत बाद ही मर जाता है। इसके डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो ओबेलिया में 3 प्रकार से इसका डेवलप होता है। फर्स्ट है इसमें इसका क्लीवेज में क्या होता है? युग्मनज में पूर्णभंजी यानी होलोब्लास्टिक या पूर्ण विदलन होता है। ये पूछ लेते हैं कि ओबेलिया में होलोब्लास्टिक होता है नहीं, मतलब ऐसा कर लेते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन कौन सा एनिमल होलोब्लास्टिक है। तो कौन सा होलोब्लास्टिक है? जो हमारे पास ओबेलिया है वो भी एक होलोब्लास्टिक एनिमल होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एक ठोस गेंद के समान मोरुला बन जाता है। इसके पश्चात ब्लास्टुला अवस्था बनती है। इसकी गुहा कोरक गुहा यानी ब्लास्टोसील कहलाती है। कोरक खंडों के एक स्तर द्वारा आश्रित रहती है और गैस्टुला भवन विस्तरण कर कोरिका खंडों की आंतरिक सतह पर नई कोशिकाएं बनकर पृथक होती रहती हैं और कोरक गुहा में भर जाती है। और गैस्टुला भवन के पश्चात भ्रूण एक ठोस गैस्टुला या घनक दल बन जाता है और इससे सबसे बाहर स्तर पर एक्टोडर्म तथा आंतरिक स्तर में एंडोडर्म कहते हैं। प्लेनुला लार्वा, तो इससे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्लेनुला लार्वा भी पाया जाता है। तो पूछ लेते हैं कि प्लेनुला लार्वा किस में पाया जाता है? तो प्लेनुला लार्वा हमारे ओबेलिया में पाया जाता है। तो ग्लैस्टुला की एक्टोडर्म कोशिकाएं पक्षमान धारण कर लेती है और इसकी ठोस एंडोडर्म में विस्तरण किया जाता है। किया द्वारा एक गुहिका विकसित हो जाती है जिसे अधात्र कहते हैं। इस प्रकार एक प्लेनुला लार्वा का निर्माण होता है। तो प्लेनुला लार्वा में स्तंभी बहिर्चर्मी संवेदी तंत्रिका ग्रंथि कोशिकाएं, पेशीय प्रवर्ध और दंश कोशिकाएं पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया है। आपको सिर्फ टीजीटी के लिए तो सिंपल पॉइंट्स याद रखने हैं। जो इनकी डिटेल पढ़नी है वो एलटी के लिए में पढ़नी है। हाइड्रोला कुछ समय सक्रिय मुक्त प्लावी जीवन यापन करने के पश्चात प्लेनुला लार्वा अपने अगले सिरे द्वारा चट्टान पौधों या समुद्र में किसी ठोस पदार्थ पर चिपक जाता है। अब इसमें कायांतरण होता है और इसका प्रारंभिक सिरा चिपकने के लिए आधारी बिंब यानी बेसल डिस्क व दूरस्थ स्वतंत्र रूप सिरे पर मुख सहित एक हस्तक तथा स्पर्शकों का एक वृत्त तक यानी विकसित हो जाता है। और अब लार्वा एक सामान्य पॉलिप या हाइड्रा में समान दिखाई देता है, जिसे हम हाइड्रोला कहा जाता है। और अलैंगिक मुकुलन में एक विस्तृत प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोला धीरे धीरे अपने पितृ ओबेलिया निवय के समान एक नए शाखादार ओबेलिया निवय में बदल जाता है। अगर हम इसकी पीढ़ियों की बात करें तो पीढ़ियों का एकांतरण में मेटाजेनेसिस है इसकी ओबेलिया के जीवन चक्र में
हाइड्रॉइड कॉलोनी अलैंगिक पीढ़ी को तथा एकल मेड्यूसाइड लैंगिक पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। ये दोनों पीढ़ियाँ नियमित रूप में एक दूसरे से एकांतरण करती हैं तथा पीढ़ी एकांतरण की परिघटना को प्रदर्शित करती है। अरेबिया के हाइड्राब स्थानबद्ध व लिंग विहीन होता है, जिसमें जनन ग्रंथियाँ का अभाव होता है। इसके मुकलन में अलैंगिक विधि द्वारा मेड्यूसी बनती हैं और मेड्यूसी नितांत रूप से लैंगिक विधि द्वारा अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न करके लैंगिक विधि में जनन करते हैं, जिससे नर हाइड्राइड न्यूय हो जाते हैं। इस प्रकार ओबेलिया की पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। हमने स्लिन टेट्रा के कुछ लक्षण को इसमें इंक्लूड किया गया है, अलग से ना बताते हुए स्लिन टेट्रा को इसमें ही हमने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्लिन टेट्रा के हम लक्षण को पढ़ लेते हैं। ये सभी जलीय जंतु हैं, कुछ को छोड़कर अधिकांश समुद्री जल में रहते हैं, जैसे हाइड्रा स्वच्छ में रहता है। और स्लिन टेट्रा के सदस्यों के कोशिका तथा ऊतक स्तर का संगठन होता है और इसमें प्राणी द्विस्तरीय होते हैं, यानी डबल लेयर वाले किस में पाए जाते हैं? स्लिन टेट्रा के अंदर, अर्थात ये बाह्य त्वचा तथा अंत्य त्वचा में बने होते हैं। शरीर गुहा में स्लिंट्रॉन या जठरवाही गुहा हम इसे कहते हैं। सुरक्षा के लिए दंशकोरंक या निमेटोसिस्ट इसमें पाए जाते हैं और श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर स्तर से विषण के द्वारा होता है और जनन लैंगिक या अलैंगिक अनुकूलन दोनों प्रकार का इसमें होता है। उदाहरण है हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया। इसी क्लासिफिकेशन को भी 3 भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र में पाई जाने वाली मेडुसा और पॉलिप्स अवस्था के आधार पर संश्लेषण को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट हाइड्रोजोआ, सेकंड स्काइफोजोआ और थर्ड है एंथ्रोजोआ। तो जब आपको अगर पूछ ले कि हाइड्रोजोआ में कौन सा आता है, तो हाइड्रा और ओबेलिया, और स्काइफोजोआ में कौन सा आता है? ऑरेलिया और राइजोस्टोमा। और जो आपके पास एंथ्रोजोआ है, इसमें आता है गोर्गोनिया और मैट्रिडियस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।